आज हम लोग ब्लड सेल्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके नाम, शॉर्ट नेम और उनके जो है पूरा नाम, इसके अलावा उनका साइंटिफिक नाम बता करके और छोड़ दिया था और बोला था कि अगले क्लास में आप सभी को मैं इनके डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीसी से। और वैसे आप सभी को एक बार रिवाइज करा दूं, बता दूं कि जितने भी हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं ना, ये सारे के सारे सेल जो है आपके हमारे बॉडी के अंदर में जो रेड ब्लड सेल, रेड बोन मैरो होते हैं, वहां पर बनते हैं। अब ये जो रेड बोन मैरो होते हैं, ये कहाँ होते हैं? तो ये जो है आपके जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उन सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा रिब्स हो जाएगा, इसके अलावा वर्टिब्रा हो जाएगा, या फिर आपके जो दूसरे बोन्स हो गए जैसे कि फीमर हो गया। तो इन सभी बड़े बड़े बोनों में जो है आपका बोन मैरो पाया जाता है और वहीं पर जो है ये तीनों सेल बनते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखो कि इसके अलावा जो है ये मरते कहाँ हैं, डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? तो ये जो हमारे बॉडी के जो स्प्लीन या फिर लीवर ऑर्गन है, उन सभी में जाकर के ये डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, हालांकि बनने का काम जो है आपका लीवर में भी होता है, बट वो जो है जो फीटस होते हैं ना, यानी कि जो बेबी आपका जो है डेवलप कर रहा होता है इन इन द बेली ऑफ मदर, तो वहां पर जो है आपका ये ब्लड सेल्स बनते हैं लीवर के अंदर में। ठीक है, क्योंकि उनके बॉडी में तो अभी उस तरह का बोन वगैरह बन नहीं पाया है ना, इस वजह से लीवर में ही बनता है शुरू शुरू में। बट हम लोगों के बॉडी में अगर बात करेंगे तो ये स्प्लीन या फिर लीवर में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मेजरली हम लोग याद रखेंगे आरबीसी के बारे में स्प्लीन का, बट लीवर भी अगर ऑप्शन में आता है तो हम लीवर को भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या फिर कह सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसका हमने बताया था कि साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रो का मतलब रेड मैंने बताया था, और सेल साइटोस का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आरबीसी होते हैं इनको जो है हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते हो। ध्यान रखो कि ये जो है आपके सर्कुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्क्वाइडल होते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये जो है बाइकॉन्केव शेप के होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर जो आपको, एक सेकेंड वेट करो, थोड़ा सा कलर। चलो तो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक आरबीसी, ये जो आरबीसी है ये क्या है? सर्कुलर है, यानी कि जो है आपका वृत्ताकार है। साथ ही साथ कैसा है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियस नहीं है। इसी के बगल में देखो, इधर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दूसरा, ये जो है आपका आरबीसी नहीं है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है। तो इनमें देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके जैसा यहाँ पर आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखो कि आरबीसी में जो है आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, वो नॉन न्यूक्लियर होता है। साथ ही साथ जो है वो सर्कुलर होता है। और दूसरी बात याद रखो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो कि चारों तरफ का जो उसका पेरिफेरल पार्ट है, इसका जो है आपका बाहरी भाग है, यहाँ पर ये सब आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है आपका थोड़ा चौड़ा दिख रहा है और अंदर में जो है आपका ये गहरा दिख रहा है, यानी कि धंसा हुआ। और दोनों तरफ से ऐसा ही होता है। जैसे कि देखो ऊपर में जो है आपका साइड वाला भाग मोटा है और अंदर वाला भाग पतला है। उस साइड में भी अगर हम देखते हैं, यानी कि बैक साइड में, ये तो फ्रंट साइड का मैंने बताया, अगर बैक साइड में भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको यही देखने को मिलता है कि चारों तरफ का जो भाग है वो आपका मोटा होगा, जबकि अंदर का भाग पतला होगा। यानी कि ऊपर के साइड में भी एक कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव आप लोग जानते हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। तो ऊपर के साइड में ये कॉनकेव है क्योंकि बीच में धंसा हुआ है और साइड में आपका चौड़ा है। नीचे की तरफ में भी अगर हम लोग देखते हैं तो उधर में भी हमको सेम सेम दिखाई देगा कि बीच में धंसा हुआ है और चारों तरफ से ये जो आपका उभरा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये बाई कॉनकेव होता है, यानी कि दोनों ही साइड से ये कॉनकेव होता है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर हो गया। ये तीनों ही चीजें याद रखेंगे, सर्कुलर, बाई कॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड। अब ध्यान दो कि इसके अंदर में जो है एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जो कि आयरन में रिच होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, शॉर्ट में उसको एच भी हम लोग लिख सकते हैं, चलेगा। अब इसके अलावा आप लोग ध्यान रखो कि ये जो आरबीसी का मैं बात कर रहा हूं, इस आरबीसी का डायमीटर 7 to 7.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि माइक्रोन होता है। तो काफी ये छोटा हो गया। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर में जो सबसे छोटे सेल्स होते हैं उनमें से ये एक सेल है, या फिर कह सकते हो सबसे छोटा सेल है। इसका अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं साइज बता रहा हूँ ना,
ये रेट से आप लोग देख सकते हो। तो ये होता है आपका जो है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 7.5 माइक्रोमीटर। अब वही बात करते हैं इसके थिकनेस का, ठीक है, तो ये हो गया आपका थिकनेस। तो ये जो थिकनेस होता है ना, ओके, सो अभी जो है आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही म्यूट हूँ। सो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि ये जो आरबीसी होते हैं, इनका जो थिकनेस होता है, मोटाई होता है, वो आपका 2 से 2.5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि वही बात करेंगे हम लोग इसके डायमीटर का, तो इसका डायमीटर जो होता है वो 7 to 7.5, 7 से 7.5 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि माइक्रोन होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसका साइज आप सभी को समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग ये देख पा रहे हो कि आरबीसी जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल हो गया, ठीक है, सबसे छोटे सेलों में से जो है आपका एक हो गया। अब आगे ध्यान देते हैं, एक सेकेंड, चलो। तो आगे आप सभी को ध्यान देना है इनके लाइफ स्पैन के बारे में। ये तो आपने जान लिया था कि ये बनता कहाँ है, तो ये जो है आपका बनता है स्टेम सेल में। मरता कहाँ है, तो ये भी आपने देख लिया था कि ये स्प्लीन में जाकर के डेड होता है, मरता है। वो जो है आपका लीवर में जाकर के मरता है, हम लोग याद रखेंगे स्प्लीन का ही। तो फिर जन्म लेता है यानी कि बनता है, और फिर मरता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो इसका जो है एक अवधि तो है ना, लिविंग अवधि, मतलब कि लाइफ का स्पेन यानी कि अवधि, तो वो कितना होता है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसा तो यहाँ पे दिया हुआ है 120 दिन, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे 90 से लेकर के 120 दिन। तो ये 90 से 120 दिन तक जिंदा रहता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेल होते हैं उन सही में ये आपका 120 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि फीमेल में ये 110 दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन ये वैरी करता है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप याद रखें 3 से 4 महीने, 90 दिन से 120 दिन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, ये जो आरबीसी है ये डिसइंटीग्रेट होता है स्प्लीन के अंदर में, और यही कारण है कि इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। तो ये बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पास में आवाज जा रहा होगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। एक बार फिर से मैं कंटिन्यू भी करता हूँ। मैंने अभी आप सभी को बताया था कि आरबीसी जो होता है इस ये डिसइंटीग्रेट होता है स्प्लीन के अंदर में, यानी कि स्प्लीन के अंदर में जाकर के ये आपका जो है खत्म होता है। इस वजह से स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। आदमी जहां पर जाकर खत्म होता है, मतलब कि वहां पर डिसइंटीग्रेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान ही तो बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से आरबीसी जहां पर जाकर खत्म हो रहा है उसको भी हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड बोलेंगे। इसके अलावा देखो एस्प्लीन जो है, आगे मैं बताता हूँ, अभी नहीं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का लॉस होता है, और उस लॉस को बहुत ही जल्दी से हमारा बोन मैरो रिकवर कर देता है, ठीक है। यानी कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं, तो मैं एक आपको डेटा बताता हूँ। ब्लड को डोनेट करने के 30 मिनट में जितना खून बनता है, वो आपका जो है 24 घंटे में भी नहीं बन पाता है। यानी कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो उसके अगले ही समय में बहुत ही ज्यादा स्पीड से हमारा जो स्टेम सेल होते हैं वो ब्लड को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे बॉडी में जो एक निश्चित मात्रा में ब्लड का होना चाहिए
उसको कवर कर लेता है। ठीक है, अब आगे ये भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि यही कारण है कि बोन मैरो को कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है ब्लड बैंक के नाम से सबसे ज्यादा जो मशहूर है या फिर सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है ब्लड बैंक से संबंधित, वो है आपका एस्प्लीन। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी स्टेम सेल को यानी कि बोन मैरो को क्यों कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना है कि क्योंकि ब्लड को डोनेट करने के तुरंत बाद ही ये रिकवर करता है, यानी कि जितना ब्लड का आवश्यकता है, जितना घट गया था, लॉस हो गया था, उसको फिर से ये रिकवर कर दिया। इस वजह से इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि स्प्लीन को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आरबीसी स्प्लीन के अंदर में डिस्ट्रॉय होने के लिए जाता है, तो स्प्लीन क्या करता है कि उन सभी आरबीसी को एट अ टाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर देता है, उसको जो है स्टोर करके रखता है कुछ समय के लिए, ताकि अगर इन केस इमरजेंसी हो जाए ब्लड को लेकर के, उसका जो है कमी हो जाए, तो एस्प्लीन जो है फिर से हमारे बॉडी को वो जो ब्लड आया हुआ है उसके अंदर में डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय ना करके फिर से वो बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि एस्प्लीन टेम्पोरली आरबीसी को स्टोर करके रख रहा है, और फिर जब समय आ रहा है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ये आरबीसी को रिलीज कर रहा है। यही कारण है कि इसको हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं, या फिर ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं कि स्टेम सेल को यानी कि बोन मैरो को और स्प्लीन को ब्लड बैंक क्यों कहा जा रहा है, ये दोनों ही कारण आपको समझ में आ गया है। मेजर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक देखा है वो स्प्लीन से ही पूछता है, ब्लड बैंक से संबंधित या फिर ग्रेवयार्ड से संबंधित। हो सकता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें ये पूछ भी दे। ठीक है, चलो सो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हमें जानना है, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे जो आरबीसी होते हैं उनमें जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि आयरन में रिच होता है, उसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसी को हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहां से कहां तक, तो ये जो है ऑक्सीजन को लंग्स से निकाल करके हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उन ऑल द टिश्यूज में ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो कौन, हीमोग्लोबिन का ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन ही जो है वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब कैसे करता है तो इसको भी समझो। देखो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में एक टेम्पोरली कंपाउंड बनाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपका बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और लंग्स से ये पहुंचता है बॉडी के टिश्यूज तक। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ही कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आप सभी ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है आपका बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन भी करता है। कैसे करता है और कहां से कहां तक करता है तो इसको समझो। ये क्या करता है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन को जो है आपका बांध करके और लंग्स से बॉडी पार्ट्स तक लेके गया था, तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या करता है कि CO2 को बॉडी के टिश्यू से निकाल करके और हीमोग्लोबिन लेके आता है लंग्स तक। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉडी के टिश्यूज से लंग्स तक कौन पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो जो है आपका पहुंचाता है हीमोग्लोबिन भी। और दूसरे भी तरीके हैं जो कि मैं आप सभी को आगे डिटेल्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन जी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के टिश्यू से जो लंग्स होता है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब ध्यान रखिए कि बॉडी के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे आरबीसी के काउंट के बारे में कि आरबीसी का काउंट बॉडी के अंदर में कितना होता है ब्लड में, तो ये जो है आपका 5 मिलियन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। बट ये जो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी कि ब्लड का जो है एक बूंद में अगर हम लोग देखें तो 5 मिलियन जो है आपका उसमें ब्लड पाया सॉरी आरबीसी पाया जाएगा, जबकि लगभग 4.5 मिलियन जो है आपका पाया जाएगा आरबीसी। ह्यूमन बीइंग का जो फीमेल जेंडर होती हैं
उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। तो अभी आपने जो है आरबीसी के बारे में बहुत सारा फैक्ट्स देखा। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो डब्ल्यूबीसी का अगर हम लोग बात करें तो डब्ल्यूबीसी का नाम तो आप लोग जानते ही हो कि क्यों इसको जो हम लोग आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो है आपका व्हाइट कलर्ड ब्लड ब्लड कॉर्पसल्स होता है। यहाँ पर बोला हुआ भी है कि डब्ल्यूबीसी को जो हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूका का मतलब हो गया आपका जो है, ल्यूको का मतलब हो गया आपका जो है व्हाइट, जबकि साइट्स का मतलब होता है सेल। तो ये चूंकि व्हाइट कलर सेल है यानी कि कलरलेस होता है, इसका जो है कोई कलर नहीं होता, तो उसको हम व्हाइट ही मानते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग ल्यूकोसाइट या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या फिर सेल्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिया कि ये कलरलेस होता है प्लस ये न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ध्यान ये रखिए, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर जो है आपका ये जो है आपका पार्ट, ये न्यूक्लियस है, जो कि आपका जो है लोब्यूल्ड है, यानी कि अलग अलग जो है भागों में ये बंटा हुआ है। जैसे कि देखो ये आपका जो है एक लोब्यूल हो गया, ये जो है आपका एक दूसरा लोब्यूल हो गया, ये तीसरा लोब्यूल हो गया। तो ये तीनों चारों जो दिखाया हुआ है, ये तीनों चारों क्या है, न्यूक्लियस के ही भाग हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि उनका जो है साइज और शेप ये दोनों वेरी करे, और जो न्यूक्लियस हो आपका लोब्यूल्ड हो सकता है। चलो अगर हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना होता है, तो वो 5,000 से 9,000 के बीच में होता है। यहाँ पर 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका जो है 5,000 से 8,000 या 9,000 तक आप लोग याद रखेंगे ल्यूकोसाइट पर मिलीमीटर क्यूब होता है। यानी कि एक बूंद में जो है ये 5,000 से लेकर के 8,000 तक होता है। यानी कि तीनों ही जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इन तीनों में सबसे काउंट किसका कम होता है, तो वो डब्ल्यूबीसी का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आरबीसी का होता है। ये सब फैक्ट्स आप लोगों को जो है ध्यान रखने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो ये जो आपका नंबर इंक्रीज कब होता है, तो ये नंबर जो आपका इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन के समय में इंक्रीज हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पेन आपका जो है आपका 12 घंटे का होता है। और ये तो एक नॉर्मल दिया हुआ है, बट अगर देखेंगे तो ये वैरी करता है। सबका जो आपका 12 घंटे नहीं होता है, किसी का सेकेंड होता है, किसी का हो सकता है कि 10 सेकेंड का ही लाइफ स्पेन हो, किसी का 12 सेकेंड, किसी का 12 घंटे का, किसी का 24 घंटे का, किसी का 48 घंटे का। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि जो है आपका लगभग लगभग 1 से 2 दिनों तक जो है इसका उम्र होता है, ठीक है। मुझे लगता है सबसे सटीक आंसर होगा आपका 1 से 2 दिन, याद रखो, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा यही, ठीक है, कि 2 से 3 दिन तक या 1 से 2 दिन तक हम लोग याद रखेंगे। यानी कि सिंपली बात यही याद रखो ना कि ये जो है आपका, अभी मैंने बताया कि कोई जो है आपका 10 सेकंड, कोई जो है आपका 20 सेकंड, कोई जो आपका 2 मिनट, कोई 14 मिनट, 14 घंटे, कोई 12 घंटे, ठीक है, कोई जो है आपका 48 घंटे, कोई जो 72 घंटा। तो एवरेज जिसका निकालेंगे ना, तो एवरेज के अकॉर्डिंग जो है इसका किसी किसी किताब में अलग अलग दिया हुआ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 12 घंटा दिया है तो हम लोग इसको गलत नहीं काट सकते हैं, लेकिन अगर किसी किताब में 1 से 2 दिन देगा तो हम लोग गलत नहीं काट सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन देता है तब भी हम लोग गलत नहीं काटेंगे। मुझे लगता है सबसे बेहतर याद रखो कि आप लोग 2 से 3 दिन तक, ये वेरी करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, आ गया है, सॉरी। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है होते हैं ना डब्ल्यूबीसी, ये जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, और बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उन सभी से हमें बचाते हैं। आगे ध्यान दो कि ये जो है आपके अमीबॉइड मूवमेंट को भी दर्शाते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट तो आप लोग जानते हो ना कि वो जो है आपका स्यूडोपोडिया को बनाता है और फिर जो आपका मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखो कि ये जो है आपके जो हमारे बॉडी के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाइथोजेंस इन्वेडिंग करते हैं, उन सभी से हमारा बॉडी को जो है डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो हमारे बॉडी में डेड सेल्स होते हैं, इनको भी हमारे बॉडी से बाहर रिमूव करने का ये काम करता है। अब देखो ध्यान देते हैं इसके शेप के बारे में। तो इसका शेप जो है 2 प्रकार का होता है, या तो एस्फेरिकल होगा और नहीं तो इरेगुलर शेप का होगा। जैसा कि हम लोगों ने अमीबा का देखा हुआ है कि वो इरेगुलर शेप का होता है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका 2 प्रकार का शेप होता है, या तो वो अमीबॉइड यानी कि जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो है या तो इरेगुलर शेप का होगा और नहीं तो वो स्फेरिकल होगा। अब ध्यान देते हैं कि इसका टाइप क्या होता है। तो इसका टाइप जो है 2 प्रकार का होता है, या तो ग्रेन्युलोसाइट होता है, नहीं तो ए ग्रेन्युलोसाइट होता है। अब ये ग्रेन्युलोसाइट क्या है ध्यान दो।
तो ग्रेन्युलोसाइट जो हैं ऐसे सेल हैं जिनके की साइटोप्लाज्म के अंदर में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब कि बड़े बड़े जो हैं कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे उन सभी को हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ये नहीं पाया जाता है यानी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उसको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ये दो प्रकार का WBC हो गया। अब फर्दर भी जो है ये ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट अलग अलग टाइप्स में इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए उसको मैं बता सकता हूँ। देखो वैसे तो यहाँ पर उसके डेफिनेशन को हिंट किया हुआ है कि ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो ऐसे साइट यानी कि सेल होते हैं जिसमें कि लार्ज साइज्ड ग्रेन्यूल्स उसके साइटोप्लाज्म के अंदर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जो एक सेकेंड देखो, ये जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं ना ये फर्दर 3 क्लासेज में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। वो है आपका इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। तो याद रखो कि ग्रेन्युलोसाइट के जो है 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन सा? तो एक है आपका बेसोफिल, दूसरा है आपका न्यूट्रोफिल और तीसरा है आपका बेसोफिल। ठीक है, तो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल तीनों ही नाम याद रखो। नेक्स्ट में यही बता रहा था कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्यूलेटेड होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इओसिनोफिल जो है इसमें आप सभी को एक ही न्यूक्लियस के 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, 2 ठो लोब्यूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इओसिनोफिल का स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप लोगों को दिख रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड है। अगर वही देखते हैं न्यूट्रोफिल का, तो न्यूट्रोफिल में आप लोग देख रहे हो कि इसमें जो आपका 3 से अधिक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 4 ठो यहाँ पर लोब्यूल दर्शाया गया है। अब इसी के जैसा अगर हम लोग देखते हैं बेसोफिल का, तो आप लोग बेसोफिल में भी देख सकते हो कि इसमें भी जो आपका न्यूक्लियस का बहुत सारा लोब्यूल दिख रहा है। 3 ठो लोब्यूल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्यूल्ड होता है, प्लस इसमें जो है आपको बहुत सारा यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो सब क्या है? वो जो है आपके ग्रेन्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में है। इसी वजह से तो इसका नाम रखा गया है ग्रेन्युलोसाइट। इसमें भी आपके जो है दाना दाना जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी आपको दाना दाना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये सभी ग्रेन्यूल्स हैं और इन्हीं सभी ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस के वजह से इसका नाम रखा गया है ग्रेन्युलोसाइट। उम्मीद करता हूं कि ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सभी आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ए ग्रेन्युलोसाइट का। तो ए ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं बट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो कि इसका जो है 2 टाइप होता है जिसका कि नाम है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आपका लोब्यूल्टेड मतलब कि पार्ट्स में डिवाइडेड जो है आपका एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और वहीं जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है मोनोसाइट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका मोनोसाइट जिसमें कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये भी आप लोग जो है बातें ध्यान रख लो। ठीक है, चलो तो देखो एक जो इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना है आप सभी को कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में अगर बॉडी के अंदर में कोई चीज पाया जाता है ना तो वो है आपका न्यूट्रोफिल। मतलब बॉडी का मतलब सॉरी, अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा WBC कौन सा पाया जाता है तो न्यूट्रोफिल जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है और बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, लगभग लगभग आप लोग मान सकते हो कि 65 से लेकर के, ठीक है, चलो ये जो है आपका 65 से लेकर के 70% के आसपास पाया जाता है न्यूट्रोफिल, जबकि बेसोफिल जो है आपका 0 पॉइंट समथिंग मतलब कि 0 पॉइंट आपका जो है लगभग मान के चलो कि ये जो है आपका 5% या 2-3% ऐसे करके ये पाया जाता है बेसोफिल। ये भी आपका वैरी करता है। तो बेसोफिल सबसे कम पाया जा रहा है जबकि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, और मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, सबसे जो है ये बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है आपका जो है। जबकि बात करेंगे लिम्फोसाइट तो ये सबसे जो है आपका छोटा होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान आ गया है, क्योंकि यहाँ से जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, इसी वजह से मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। मे भी कहीं बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ दे। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो आपके जो है एंटीबॉडी को बनाते हैं।
मतलब कि एंटीबॉडी जिसको कि जो कि एक केमिकल है इसको बनाते हैं, और ये जो एंटीबॉडी होता है ये हमें जो है इन्फेक्शन और दूसरे जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उन सभी से हमें बचाता है, फाइट करता है, और हमें जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही कारण है कि व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का जो है सेना है, ये जो है हमारा रक्षा करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी को जो है पाइथोजेंस और दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स इनसे बचाता है, यही कारण है कि इसको हम लोग जो है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को पढ़ा करके और इसके बाद से जो है आज का क्लास खत्म किया जाएगा। तो देखो प्लेटलेट्स का अगर बात करेंगे तो प्लेटलेट जो होता है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बो का मतलब मैंने बताया ही था कि क्लॉटिंग, और साइट का मतलब सेल। तो क्लॉटिंग करने वाला सेल है ये। अब ध्यान दो कि ये भी आपका जो है कलरलेस होता है डब्ल्यूबीसी की तरह, बट इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस यानी कि डब्ल्यूबीसी में से न्यूक्लियस पाया जाता था। ठीक है, अब आगे ध्यान दो कि ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये सेल का फ्रेगमेंट्स होता है। ठीक है, जो कि आपका बोन मैरो के अंदर में ही बनता है। अगर बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस का, तो मैंने अभी बताया था कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और ये जो आपका ब्लड क्लॉटिंग करता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड का कोगुलेशन करता है, यानी कि जमाता है ड्यूरिंग कट और बाउंड, यानी कि जब हमें जो है कट होता है या फिर बाउंड लगता है तो उस समय में। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 5 से 9 दिन तक 9 दिन का होता है। और आगे ध्यान रखिए कि जब जो है हमारा बॉडी ब्लीडिंग करता है, यानी कि जब कट हो जाता है तो हमारा शरीर से जो है खून बहने लगता है, ब्लीडिंग करने लगता है, तो ब्लड बहुत ज्यादा फ्लो करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये नहीं रुकता है, नहीं चेक होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी का डेथ हो सकता है, यानी कि हम लोग जो है मर सकते हैं। और यही वजह है कि ये ब्लड को क्लॉटिंग करता है। अब ब्लड का क्लॉटिंग करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो कि ब्लड के लॉस को रोकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो है कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब क्लॉट को जो है, सॉरी, जो ये ब्लड क्लॉट है ना, ये हमें जो है इंजुरी से बचाता है, उसको क्लोज कर देता है, और इस तरीके से ब्लड ज्यादा मात्रा में नहीं निकल पाता है, और ऊपर में थक्का बन जाता है, जम जाता है, उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। मतलब सीरम जो है जाकर के ब्लड को